जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन को लेकर। जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इस पृथ्वी सम्मेलन में क्या-क्या मुद्दे थे। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ से एक से दो सवाल पूछे जाते हैं। इन एक से दो सवाल को किस तरह आसानी से बनाया जा सकता है, उसी की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुए थे उसी की चर्चा करे थे किया था। पृथ्वी सम्मेलन में तीन मुद्दों की चर्चा हुई थी। एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा बायोडायवर्सिटी और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और खास करके जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो बातें हुई थी क्योटो सम्मेलन 1997 में, जो जापान में हुआ था, उसी की चर्चा पिछले क्लास में किए थे। आज जो पृथ्वी सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राजील के एक शहर रियो में हुआ था। ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील, वहीं की एक शहर रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। इस सम्मेलन में पहली चर्चा तो हमने क्लाइमेट चेंज पर किया था, क्लाइमेट चेंज पर। और आज हम करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी पे। आखिर बायोडायवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है। जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो हाथी हो, शेर हो, गेंडा हो, पेड़ हो, पौधे हो। इन सबको मिला करके बायोडायवर्सिटी का निर्माण करता है। यानी कि हमारे पृथ्वी जो है एक डाइवर्स है, और इन डाइवर्स को बचाए रखना बहुत जरूरी है। तो पृथ्वी सम्मेलन जब 1992 में हुआ था, तो क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, इस पर तो चर्चा हुई ही थी। साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी पर भी चर्चा हुई थी। तो आज हम बायोडायवर्सिटी पे चर्चा करेंगे। और यहाँ से एक से दो सवाल, अगर आप डीएसएसबी या यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हो, तो कॉमन पेपर में एक से दो सवाल हर साल पूछता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि आखिर जैव विविधता क्या है, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, या फिर जैव विविधता को लेकर के क्या क्या कदम उठाए गए हैं विश्व के नेताओं के द्वारा, या विश्व के जितने भी देश हैं, उन्होंने बायोडायवर्सिटी को लेकर के क्या क्या कदम उठाए हैं, और जैव विविधता को बचाना क्यों जरूरी है, इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं और नोट्स की तरफ आपको लेके चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। दोस्तों, जैव विविधता समझौता 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया। रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील का एक शहर है, वहीं पर जो है जैव विविधता को समझौता को अपनाया गया। इस समझौते को कारगर बनाने के लिए, इस समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत ने भी 2002 में जैव विविधता कानून बनाया। साथ ही 2003 में भारत ने जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया। जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया। साथ ही जैव विविधता को बचाए रखने के लिए वर्ष 2000 में जैव विविधता पर एक फेमस सम्मेलन वर्ल्ड का हुआ था। 2000 में ये था कार्टिजोना सम्मेलन। अब आपसे पूछ सकता है, कार्टिजोना का संबंध किससे है। तो कार्टिजोना जो कोलंबिया में पड़ता है, याद रखना, कोलंबिया एक दक्षिण अमेरिकी देश है। कोलंबिया, वहीं पर जो है 2000 ईस्वी में कार्टिजोना प्रोटोकॉल को अपनाया गया, और जिसमें ये बात कही गई है कि पृथ्वी को अगर बचाना है तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उसको भी बचाना जरूरी है। तो मानव, जितना मानव जरूरी है उतना ही जीव जंतु भी जरूरी है।
साथ ही साथ कार्टिजोना प्रोटोकॉल के अतिरिक्त 2010 में नगोया प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें जेनेटिक रिसर्च और ओजोन संरक्षण पर जोर दिया गया। पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो नगोया दोस्तों एक जापान का शहर है। वही भी 2010 में जैव विविधता को बचाने के लिए, बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। तो इसी नगोया प्रोटोकॉल में एक तो जेनेटिक रिसर्च पर बात की गई थी, साथ ही ओजोन संरक्षण पर भी बात की गई थी कि ओजोन जो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, उस लेयर को बचाना जरूरी है, क्योंकि सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक आती है, यही वो ओजोन लेयर है जो सूर्य के परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो इसीलिए नगोया प्रोटोकॉल में जिसका प्रभाव जो है, अगर ओजोन लेयर में छेद हो जाए या ओजोन लेयर पतला हो जाए, तो जिसका प्रभाव मानव पर तो पड़ता ही है, साथ ही पेड़ पौधे विभिन्न जीव जंतु पर भी पड़ता है, और ये बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करता है। इसीलिए ओजोन संरक्षण की बात जो है नगोया प्रोटोकॉल में की गई थी। तो हमें नगोया प्रोटोकॉल को भी ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही दोस्तों अगर इतिहास को देखा जाए तो पृथ्वी सम्मेलन से भी पहले 1985 में वियना प्रोटोकॉल हुआ था। 1985 में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो 1985 में वियना प्रोटोकॉल हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना। उसी वियना में वियना प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें ओजोन के क्षरण को रोकने की बात की गई थी। एक तो नगोया प्रोटोकॉल 2010 में ओजोन संरक्षण की तो बात की ही गई, साथ ही साथ उससे भी पहले 1985 में वियना प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन संरक्षण की बात, या ओजोन जो पतला, ओजोन का लेयर जो पतला होते जा रहा था, उसको भी संरक्षण की बात की गई थी। अब देखो दोस्तों ओजोन क्या होता है, अगर इसे देखोगे तो पहला लेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरे को समताप मंडल कहते हैं, मंडल कहते हैं। और इसको आयन मंडल कहते हैं, और ऊपर को बहिर्मंडल कहते हैं। तो अब देखो कि क्षोभ मंडल और समताप के मंडल, यही ओजोन लेयर पाया जाता है, जो वो थ्री होता है, ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना होता है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश के अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेता है और वह से पृथ्वी तक आने नहीं देता है। अगर ओजोन लेयर पतला हो जाए या ओजोन लेयर में आप मानो छेद हो जाए, ओजोन लेयर में दोस्तों अगर छेद हो जाए, तो सूर्य की परावैंगनिक किरणें सीधे पृथ्वी तक आएगी। जब ये सीधे पृथ्वी पर आ जाएगी तो कैंसर जैसे बीमारी होगा, त्वचा रोग होगा, जीव जंतु और पेड़ पौधे पर सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हर बैठक में, बायोडायवर्सिटी के जितने भी बैठक होता है, लगभग हर में ओजोन संरक्षण की बात होती है। अब सवाल होता है कि ओजोन लेयर पतला क्यों हो रहा है। तो इनमें 3 पदार्थ महत्वपूर्ण हैं। एक तो CFC, उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा हानि जो है CFC गैस हानि करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहाँ से है? जैसे आप AC का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज करते हैं, इन सब से CFC गैस निकलता है। और ये CFC गैस हमारे ओजोन लेयर को हानि पहुंचाता है, उन्हें पतला करता है, उनमें छेद कर देता है। इसीलिए जब पहली बार 1985 में वियना प्रोटोकॉल हुआ, तो उसमें ओजोन संरक्षण की बात की गई, और साथ ही साथ CFC, HCFC और मिथाइल ब्रोमाइड को कम करने की बात की गई,
क्योंकि ये तीनों गैस ओजोन के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ओजोन संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पुनः 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। अब सवाल आता है मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा में, याद रखिएगा। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और इसमें भी ओजोन संरक्षण की बात की गई। ओजोन तो अभी कहां कहां ओजोन संरक्षण की बात की गई, और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पिछले साल भी नेट में क्वेश्चन पूछा कब ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण के लिए। एक बार क्वेश्चन भी पूछा निम्नलिखित में से किस किस का संबंध जो है ओजोन संरक्षण से है? तो एक तो बियाना सम्मेलन का है ही, बियाना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल जो जापान में, इन तीनों का संबंध जो है ओजोन संरक्षण से है। तो इन ओजोन संरक्षण क्यों जरूरी है जिसकी चर्चा हमने किया। यहां से एक सवाल प्रायः पूछा जाता है, तो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अब समझना है कि आखिर ओजोन परत है क्या, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन क्षरण या ओजोन परत क्या है, इनको समझिएगा। ओजोन परत जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ही ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का नाम ग्रीक शब्द ओजन से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ गंध होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। अब दूसरा सवाल है कि ओजोन पाया कहाँ जाता है। अभी ही हमने चर्चा किया कि जो क्षोभ मंडल है और समताप मंडल है, उसी के बीच में जो लेयर है, ये O3 का है। अब ओजोन लेयर करता क्या काम है दोस्तों? तो सूर्य के परावैंगनी किरणों के ऑक्सीजन अणुओं से टकराने से समताप मंडल में ओजोन की उत्पत्ति होती है। अब सवाल आता है कि ओजोन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जब सूर्य की परावैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणु से टकराती है, फिर से समझना, यह भी स्थापना और तर्क में सवाल पूछा है कि ओजोन लेयर का निर्माण कैसे होता है। तो जब सूर्य की परावैंगनी किरणें सूर्य का अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य का परावैंगनी किरण ऑक्सीजन अणुओं से टकराता है, तो समताप मंडल में ओजोन लेयर की उत्पत्ति होती है। जब सूर्य की किरण वो जो ऑक्सीजन अणु से टकराता है, तो ऑक्सीजन अणु क्या करता है, सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और वह सूर्य का अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि हम जो अल्ट्रावायलेट रेज से हम बच जाते हैं। इसीलिए मानव के लिए ओजोन लेयर का होना बहुत जरूरी है। ओजोन लेयर बसंत ऋतु, याद रखना ये क्वेश्चन पूछता है, बसंत ऋतु अर्थात फरवरी मार्च में ज्यादा मोटी होती है और वर्षा ऋतु यानी जून जुलाई में पतली होती है। भी आई है, पूछा गया है क्यों पतली होती है, इसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा कि ओजोन लेयर जो है फरवरी मार्च में बसंत ऋतु में ज्यादा मोटी होती है और जून जुलाई में ज्यादा वर्षा के महीने में पतली होती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ओजोन लेयर ज्यादा प्रभावित होता है। जो नॉर्थ, पृथ्वी का जो नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, याद रखना, यहाँ पे ओजोन लेयर का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओजोन लेयर CFC से ज्यादा प्रभावित होता है और यही नॉर्थ और साउथ पोल में ओजोन लेयर पतला होने की या उसमें छेद होने की संभावना ज्यादा होती है।
ओजोन की माप की इकाई डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर या डॉब्सन मीटर कहलाती है। जो ओजोन को हम मापते हैं, तो ओजोन के माप की इकाई को ही डॉब्सन मीटर या डॉब्सन स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। साथ ही ओजोन के क्षरण के कारण क्या होता है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक पहुंच जाती है। अगर ओजोन में दोस्तों छेद हो गया, तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो परावैंगनी किरण है, वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है, जिसका प्रभाव पौधे, मनुष्य, जानवरों पर पड़ता है। इसके कारण ओजोन का अगर अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक पहुंच जाए, तो पौधे, मनुष्य और जानवर सब पर इसका निगेटिव इफेक्ट करता है। और इसी के कारण कैंसर, आंखों की समस्या व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खत्म हो जाती है। जो हमारा रेसिस्टेंस पावर है, या चर्म रोग, कैंसर, आंखों की समस्या, ये सब ओजोन लेयर अगर पतला हो जाए, तो सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी तक आती है, तो जिसके कारण ये सब बीमारी होता है। इसीलिए ओजोन संरक्षण की बहुत जरूरत होती है, और इसीलिए हमें ओजोन को संरक्षण भी रखना चाहिए। अब देखिए, सबसे ज्यादा ओजोन लेयर पर हानिकारक प्रभाव किससे पड़ता है? हर बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा ओजोन लेयर सीएफसी गैस के कारण प्रभावित होता है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और ये सीएफसी गैस निकलता कहां से है? तो एसी से, रेफ्रिजरेटर से, फोम उद्योग से, लिपस्टिक या प्रसाधन सामग्री से ये सीएफसी गैस निकलता है, जो ओजोन लेयर को पतला कर देता है, उसमें छेद कर देता है, उसमें हानि कर देता है। अब देखो, सतही ओजोन का निर्माण सबसे ज्यादा जो है परिवहन क्षेत्र से होता है, जो मानव के लिए हानिकारक है। अब देखिए, दो प्रकार के ओजोन है। एक तो जो समताप मंडल में ओजोन का निर्माण हुआ है सूर्य की परावैंगनीकरण और ऑक्सीजन के टकराने से, वो हमारे लिए एक सुरक्षा दीवार का काम करता है। वही जो सतही ओजोन का निर्माण होता है, O3 हमारे पृथ्वी पर भी पड़ता है। खास करके याद रखना कि जो परिवहन क्षेत्र से भी O3 गैस निकलता है, जो मानव के लिए हानिकारक होता है। अब यहां ध्यान रखना कि मौसम परिवर्तन के कारण भूमि की नमी, वन अग्नि, बायोडायवर्सिटी व भूमिगत जल भी इससे प्रभावित होता है। जैव विविधता से संबंधित बैठक भारत में भी 2012 में हैदराबाद में हुआ कि बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, अगर बायोडायवर्सिटी को बचाना है, तो ओजोन को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ओजोन क्षरण के कारण बायोडायवर्सिटी पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए 2008 में सीएफसी के उत्पादन पर भी रोक की बात की गई है। वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कहा गया, किसी भी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृत पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति देता है। वन संरक्षण अधिनियम 1972, अगर कोई भी क्षेत्र बायोडायवर्सिटी वाला है, जैव विविधता वाला है, तो उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति देता है। और भारत में बहुत सारे हॉटस्पॉट है, जैव विविधता वाले क्षेत्र है, जिसकी चर्चा आगे की क्लास में मैं करूंगा। जैसे भारत में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना, अकेले नॉर्थ ईस्ट में 30% हॉटस्पॉट है। यानी भारत के जैव विविधता क्षेत्र जो है, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। 24% दोस्तों पूर्वी घाट में है। पश्चिमी घाट में 26% है। एक नंबर पर नॉर्थ ईस्ट, दो नंबर पर पश्चिमी घाट, तीन नंबर पर पूर्वी घाट, चार नंबर पर पश्चिमी हिमालय है, और पांचवा नंबर पर भारत के मध्य भारत व गंगा मैदान है। 1% मरुस्थल में है। तो अगर पूछा जाए जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र भारत का कौन है,
तो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है जिसमें सेवन सिस्टर आता है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में आता है, जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से एक समृद्ध क्षेत्र है। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो इसे भी ध्यान रखना है, जिसमें लगभग 24.16% वन है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर शीतोष्ण व शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से जो भी हमने चर्चा किया कि जैव विविधता को बचाना, पृथ्वी को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है, तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है, तभी हमारी पृथ्वी बच सकती है और मानव बच सकता है। बायोडाइवर्सिटी को लेकर बहुत सारे बैठक हुए, चाहे वो कार्टिजोना सम्मेलन हो, चाहे वो वियना सम्मेलन हो, मार्टियल सम्मेलन हो, नगोया सम्मेलन हो, इन सम्मेलनों को हमें याद रखना जरूरी है। साथ ही साथ इस सम्मेलनों में क्या क्या बातें हुई, किन किन गैसों पर चर्चा हुई, उसे भी ध्यान रखना है। ओजोन संरक्षण को भी ध्यान रखना है। ओजोन संरक्षण, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाए जाते हैं। ओजोन सबसे ज्यादा सीएफसी गैस के कारण प्रभावित होता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको रिजल्ट के स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। अगर आप भी नौकरी लेना चाहते हो तो ये 8 से 10 क्लास आपको फ्री दिए जाएंगे और आप क्लास लेकर देख सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।